अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू और मॉडर्न टेररिज्म या न्यू या मॉडर्न टेररिज्म की खसूसियात क्या हैं। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की कि कौन कौन सी खसूसियात हैं जो रवायती या पुराने टेररिज्म में थी, और आज जो हम ज़ेर बहस मौजू है हमारे इस लेक्चर का वो है कि न्यू वेव ऑफ टेररिज्म क्या है। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात की वजाहत करता चलो कि कई बातें या कई मेथड्स, कई टेक्नोलॉजीज़, कई चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों चीज़ों में मुश्तरका है। तो इस बात से कंफ्यूज ना होइएगा कि वो बातें जो ओल्ड टेररिज्म में है वो न्यू में कैसे आ गई, जो न्यू में है ये ओल्ड में कैसे है। इन दोनों के अंदर मुशाबियत भी है, इन दोनों में इख्तलाफात भी है, लेकिन जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कुछ बातें ऐसे हैं जो डोमिनेट करती हैं, जिनका गलबा होता है और उन्हीं बातों की वजह से उसको नाम पड़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ बातें खसूसियत रखती थी तो वो हम ओल्ड टेररिज्म के अंदर उनको शामिल किया, और कोई बातें ऐसी हैं जो जदीद दौर की पैदावार है तो उसको हम लोग न्यू टेररिज्म का हिस्सा तस्वर करते हैं। यही वजह है कि वो न्यू टेररिज्म के अंदर जो उभर के सामने आई हैं तो उसको एक नई इख्तरा दे दी गई कि ये मॉडर्न टेररिज्म है, या कुछ लोग इसको सुपर टेररिज्म का भी नाम देते हैं। तो ये बहस क्यों चली है, जो दोनों में डिफरेंस क्यों सामने हमें उभर के नज़र आया है, इसकी वजह यह है कि कुछ नए ट्रेंड्स चले, कुछ नई टेक्निक्स इस्तेमाल की गई, कुछ नए टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए, या कुछ तब्दीलियाँ आई उसकी एम्स एंड एम्बिशन के अंदर, जिसकी वजह से फ़र्क पड़ा एक ओल्ड वेव ऑफ टेररिज्म के अंदर और न्यू वेव ऑफ टेररिज्म के अंदर। 20वीं सदी के अंदर की जो लास्ट दिहाई से पहले 1980s तक जो है, ये जो ओल्ड वेव ऑफ टेररिज्म का गलबा था, पुराने या रवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन 1990 की दिहाई के अंदर से, जिसमें दो बड़े वाक़े हुए जिनसे स्टार्ट हुआ न्यू वेव ऑफ टेररिज्म। एक न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर के ऊपर हमला हुआ 1993 के अंदर, और फिर केमिकल सारन गैस के ज़रिए से टोक्यो और ओक्लाहोमा, दो शहर हैं जापान के, वहाँ पे ज़ेर ज़मीन जो ट्रेनें चलती थी वहाँ पे गैस के ज़रिए से हमले किए गए। तो ये क्योंकि एक नई तर्ज के, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नए मोड्स का इस्तेमाल करके ये टेररिज्म किया गया, तो इसको जो शामिल गुफ्तगू किया गया एक नई बहस के अंदर, वो ये है कि ये न्यू वेव ऑफ टेररिज्म है। और यही वजह है कि कुछ बातें ऐसी होंगी जो न्यू टेररिज्म के अंदर मौजूद नहीं होंगी, और कुछ बातें ऐसी हैं जो ओल्ड टेररिज्म के अंदर मौजूद होंगी। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, और ख़ास तौर पे जो फीचर्स क्या हैं इस न्यू टेररिज्म के। जी, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसमें कुछ नई चीज़ों का इख्तरा, उसको इनोवेट किया गया, तो वो चीज़ें शामिल की गई हैं, तो इसको हम लोग न्यू एंड मॉडर्न टेररिज्म कहते हैं। इसकी सबसे पहली जो बात है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, वो ये है कि इट इज़ वेरी कैटास्ट्रॉफिक, ये इंतहाई तबाहकुन है, एंड इट हैज़ ए पोटेंशियल फॉर मोर लीथल थ्रेट। इससे मुराद ये है कि इसमें जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा जिद्दत के तरीक़ों से गुजार कर जो है दहशत गर्दी का जो है इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि वहाँ पे जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होती है वो बड़ी यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस है, जैसे हमने पीछे पढ़ा ओल्ड टेररिज्म के अंदर वायलेंस जो है वो डिस्क्रिमिनेट है, यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट है, मुराद लामहदूद वायलेंस का इस्तेमाल है, तशद्दुद का इस्तेमाल है। दहशतगर्द इस बात की परवाह नहीं करते कि कितने ज़्यादा लोग मरते हैं, या कितना ज़्यादा ताकत या तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया है या वहशत का इस्तेमाल किया, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल मतलब अपने मकासद को पाने करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक छोटी सी जहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि 9/11 का जब वाक़या हुआ, जब अमेरिका के ऊपर हमले हुए, एक ही दिन हमले किए गए, तो सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जो है 3400 के करीब जो है लोगों की डेथ हुई। तो ये एक वाक़या, एक वाक़या ऐसा है जो अक्कासी करता है कि जदीद दौर के अंदर जो दहशतगर्दी है वो कितने पैमाने पर जो है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ला सकती है, और करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के साथ।
उसकी कई इंडस्ट्री जो है वो फ्लॉप कर गई, उसकी ख़ास तौर पे इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री थी वो फ्लॉप कर गई। तो ये जो पहली जो खसूसियत आप समझ सकते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही है कि बड़े पैमाने पर जो है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होती है, और ये इंतहाई लीथल लेवल के ऊपर होती है, इंतहाई ख़तरनाक लेवल के ऊपर होती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये किस्म की बुचरी है। बुचरी से मुराद ये है कि जैसे ज़िबा किया जाता है, कि लोगों को ज़िबा करने के मुतरादिफ इसको लिया जाता है कि इतने पैमाने पर जो है टेररिस्ट वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक और जो पहलू है, जो इसकी फ़ीचर है, ये दे टारगेट देयर ओन कम्युनिटी। इसमें दोनों पहलू हो सकते हैं कि दहशतगर्द अपनी कम्युनिटी को के लोगों को जो है दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं, और उसमें बाहर के लोगों को भी निशाना बनाते हैं। लास्ट ओल्ड टेररिज्म के अंदर हमने देखा कि वो अवॉइड करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को निशाना ना बनाएं, लेकिन इसके अंदर ये जो है ये पहलू जो है नज़रअंदाज किया जाता है दहशतगर्दों की तरफ से, और वो अपने लोगों को, उनको इस बात का खौफ नहीं होगा कि पब्लिक ओपिनियन हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी, वो जो पब्लिक सपोर्ट है वो हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी, वहाँ से हमें फाइनेंस में नहीं मिलेंगे, रिक्रूट नहीं मिलेंगे, लेकिन इन बातों से वो कतई नज़र होकर अपनी दहशतगर्दी जो है वो सरअंजाम देते ताकि बड़े पैमाने पर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को फैलाया जाए। ओल्ड टेररिज्म के अंदर हमने कहा कि वो नेगोशिएशन करते थे, बारगेनिंग करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन ये जो बातचीत और नेगोशिएशन का अमल है, ऑन द टेबल बैठ के बातों को रिजॉल्व करने का अमल है, ये हम न्यू टेररिज्म के अंदर मौजूद नहीं देखते हैं। इसमें जो फनेटिक लोग होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, वो वन वे ट्रैफिक की तरह चलते हैं, सिर्फ अपने एजेंडे को सामने रखते हैं और बड़े पैमाने पर तबाही फैला के अपने जो मैसेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बड़ा फीचर इसका है वो इसका रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट इन द टेररिज्म। इससे मुराद ये है कि पीछे हमने पढ़ा कि जो टेररिज्म है ओल्ड या ट्रेडिशनल, उसमें सेकुलर बेस आइडियोलॉजी जो है वो डोमिनेट करती थी। उससे मैंने आपको वो बातें एक्सप्लेन की। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका न्यू टेररिज्म है इसके अंदर सेकुलर बेस आइडियोलॉजी हो, लेकिन उन तमाम आइडियोलॉजी से जो पढ़कर चीज़ उभर के सामने आई है, या जो डोमिनेंट रोल जिसने अदा किया है वो इस रिलीजन का है कि रिलीजन जो एक मोटिवेशन फराहम करता है, एक ड्राइविंग फोर्स फराहम करता है, और ये जो रेडिकल आइडियाज़ रखने वाले लोग हैं, रिलीजन को बेस बनाकर, रिलीजन की जो किताबें हैं उनको बेस बनाकर, उनको मुतबरक समझते हुए उसकी कोई ख़ास किस्म का एजेंडा जो हासिल करना चाहते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो जो स्टेट के जो सिस्टम है उसको तस्लीम नहीं करते, या जो इंटरनेशनल सिस्टम को उसको तस्लीम नहीं करते, बल्कि अपनी वो जो रिलीजियस फ़िलासफ़ी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने अल-कायदा की शक्ल में मौजूद है कि जो वर्ल्ड पैमाने पर जो है रिलीजियस एक इनकलाब बर्पा करना चाहते थे, या इस्लामिक स्टेट का, इस्लामिक खिलाफत की जो स्टेट है उसका जो कंसेप्ट लेके सामने आए। और इसके अलावा वो जो कुछ ममालिक के अंदर जो वहाँ पे जो बादशाहतें थी या हुकूमतें थी, जो रवायती हुकूमतें थी उनको ख़त्म करना चाहते थे, वहाँ पे इनकलाब करना चाहते थे। और इसके साथ साथ जो है बड़े पैमाने पर जो है आलमगीर पैमाने पर रिलीजियस जो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। तो ये मैंने अल-कायदा की एग्जांपल दी। इसके अलावा और भी बहुत सारी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पिछले 3 दहाइयों से जो है हम इसको देखते हैं कि दहशतगर्दी का निशाना बना है। तो इसके अंदर कई ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके अपने अपने मकासद हैं, जो किसी न किसी ख़ास आइडियोलॉजी के तहत जो है, रिलीजियस आइडियोलॉजी के तहत जो है दहशतगर्दी को फैलाती हैं अपने ख़ास किस्म के एजेंडा को पाने के लिए। तो ये सेकुलर जो था, ये ओल्ड या रवायती टेररिज्म का हिस्सा था, उसमें ये डोमिनेंट था। लेकिन अब जो है हो सकता है कि सेकुलर ऑब्जेक्टिव वाली टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन इनमें से जो मेन ड्राइविंग फोर्स है या मोटिवेशन है वो रिलीजन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो अगला इसका फीचर है वो है डोमिनेंस एंड प्रोमिनेंस ऑफ दिस रिलीजन। एंड दिस रिलीजन के अंदर ये जो सुइसाइड बमिंग का एक नया फैक्टर हमारे पास उभर के सामने आया है। ये जो फैक्टर है रिलीजन से, क्योंकि रिलीजियस लोग ये समझते हैं कि, या जो ये जो टेररिस्ट रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं वो ये समझते हैं कि ये एक जो उनका एक्ट है ये इनफिडल्स के ख़िलाफ़ है, ये अनहोली लोगों के ख़िलाफ़ है, और उसको एक डिवाइन ड्यूटी, एक
मजहबी फरीज़ा जो है वो समझ कर जो है वो इस सुसाइड बॉम्बिंग को करते हैं, और वो इसको समझते हैं कि ये हमारे लिए शहादत या अगले जहान के अंदर जो हमें आला रुतबा मिलेगा। तो ये जो लोग होते हैं ये अपने आप को पेश करते हैं मरने के लिए। तो ये रिलीजियस टेररिज्म के साथ ये जुड़ी हुई चीज़ है कि रिलीजन डोमिनेट करके लोगों को इस बात पे उकसाता है कि लोग सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर आए। पाकिस्तान में जैसे मैंने मिसाल दी अभी थोड़ी देर पहले कि 2-3 दिहाइयों से हमने बड़ी शदीद किस्म की मिसालें देखी हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। फ़लस्तीन के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, और सबसे पहले जो तामिल टाइगर्स ने सुसाइड बॉम्बिंग्स का इस्तेमाल किया है। हो सकता है जैसे मैंने बताया ये सेकुलर पर्पज़ के लिए भी हो, लेकिन ये रिलीजियसली जो है इसको यूज़ किया गया है। उसके बाद जो इसके अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या NBC का इस्तेमाल, गो कि अभी मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया, गो कि अभी तक कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। गो कि इंटरनेशनल लेवल पे ये फियर मौजूद है कि ये वेपन्स दहशतगर्दों के बाद मौजूद है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि NBC न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और ख़ास तौर पे केमिकल वेपन्स, ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का हमने इस्तेमाल इस जदीद दौर के अंदर देखा कि जैसे मैंने बताया टोक्यो का आपको वाक़या बताया कि वहाँ पे जो अंडरग्राउंड सबवे ट्रेन थी वहाँ पे हमला हुआ, गैस को फैलाया गया, कई लोगों को वहाँ पे मर्डर किया गया। इसी तरह जो आज के दौर के अंदर ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये समझा ये जा रहा है कि ये एक बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है कि इसको खुद से तश्कील देकर जो है लोगों के डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बायस बनाया गया है। जैसे मैं पीछे एक लेक्चर में बयान कर रहा था कि ये दो जो बिग पावर्स हैं आज के दुनिया की, चाइना अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और अमेरिका जो है चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये जो इन्होंने ये वायरस जनरेट किया है और दुनिया में फैलाया ताकि अपने ख़ास किस्म के एजेंडे को हासिल किया जा सके। इसके बाद जो इसका दूसरा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि ये जो जदीद दौर की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हायरार्किकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करती। हायरार्किकल ऑर्डर से फॉलो करने से मुराद ये है, ना फॉलो करने से मुराद है कि इनका जो नेटवर्क होता है वो फ्लैट होता है, वो लूज़ नेटवर्क की हामिल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, और इसके अंदर जो है वो जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस हैसियत के साथ काम करते हैं। हो सकता है कि वो बड़े स्किलफुल भी हो सकता है वो स्किलफुल ना भी हो, लेकिन उसका जो ऑर्डर है वो हायरार्किकल नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बाहर है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा कि एक दहशतगर्द तंजीम है, वो किसी ख़ास इलाके के जो अंदर जो है वो दहशतगर्दी का मंसूबा बनाती है। तो हो सकता है कि वहाँ पे मौजूद जो लोग कोई भी लोग हों, वो जो टेक्निकल वहाँ पे एक्सपर्ट हैं उनकी मदद ले सकते हैं किसी किस्म की डिवाइस को बनाने में, किसी किस्म की मटेरियल को हासिल करने में, और वो बेचारे वो जो लोग मौजूद हैं उनको इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये किस मकसद के लिए मुझसे बनवाई जा रही हैं या इसको कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे इसके अलावा दूसरा इसका पहलू भी इस तरह में आ सकता है कि उनको उनके लीडर्स का भी इल्म नहीं होगा, और इसी तरह जो बड़े लेवल पे लोग होते हैं ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो एमेच्योर लोगों को जो है इस्तेमाल करते हैं जो इसको एज ए प्रोफेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो एक वाक़े के बाद होश हो जाएं या छुप जाएं या अगले वाक़े के अंदर वो उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो ये जो है इनका जो फ्लेक्सिबल नेचर है, फ्लेक्सिबल नेचर से मुराद ये है कि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है वो फ्लेक्सिबली काम करता है। इसके अलावा हम एक और इसके अलावा हम एक और पहलू को भी देखते हैं कि जब हम अलकायदा की बात करते हैं तो ये अलकायदा फ्लेक्सिबल उसकी जो है सेटअप की या स्ट्रक्चर की पैदावार नहीं है। वहाँ पे हम एक बाकायदा नेटवर्क देखते हैं कि वो स्मॉल किस्म की मिनिएचर किस्म की आर्मी की शक्ल मौजूद है, इसके अंदर बाकायदा तौर पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वहाँ पे बटालियंस हैं अंदर, उसके अंदर जो है कमांडर्स मौजूद हैं, उसके अंदर ब्रिगेड्स मौजूद हैं। तो वो एक डिफरेंट सेटअप है। जैसे मैं पहले बार बार कह रहा हूँ आपसे, इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल होंगी, इसके अंदर नई पहलू भी शामिल होंगे, इसके अंदर ओल्ड पहलू भी होंगे। तो ये लेकिन ओवरऑल जब हम इसको देखते हैं तो ओवरऑल यही कहा जा सकता है यहाँ पे हायरार्किकल ऑर्डर की जो है वो कमी है। ये एक फ्लेक्सिबल अंदाज के अंदर इंडिपेंडेंट जो टेररिस्ट हैं वो इंडिपेंडेंट और जो है ऑटोनमस अंदाज के अंदर काम करते हैं और अपने मकासद को हासिल करने के लिए एक दफ़ा उसको हासिल कर लेते हैं, और वो जो दूसरे उसी नेटवर्क के जिन लोगों को वो इस्तेमाल करते हैं हो सकता है उनको इस बात का इल्म ना हो। इसके बाद जी इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नो स्टेट स्पॉन्सरशिप।
जैसे मैंने पीछे कहा कि कोल्ड वार अपना रवायती दहशतगर्दी के अंदर कि कोल्ड वार के जो अंदर कुछ लोगों को या कुछ ग्रुप्स को एज ए प्रॉक्सी वार के तौर पे यूज़ किया जाता था, और वो जो बिग पावर्स थी या जो सुपर पावर्स थी या उनकी जो मिडल पावर्स थी वो सपोर्ट करती थी, फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी। तो आज जो है इस किस्म के कोल्ड वार का एंड हो चुका है, तो इस किस्म की हमें जो है स्टेट स्पॉन्सरशिप्स नज़र नहीं आती, और वो अपने फाइनेंसेस खुद जनरेट करते हैं इलीगल मीन्स के ज़रिए से। अभी भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे नॉर्थ कोरिया है, जैसे माजी के अंदर लीबिया था, जैसे सऊदी अरेबिया है, हो सकता है उसमें पाकिस्तान और इंडिया का भी नाम आए, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं से जो है फंडिंग या सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है हमें ये चीज़ हमें न्यू टेररिज्म के अंदर नज़र नहीं आती, मॉडर्न टेररिज्म के अंदर नज़र नहीं आती, और वो जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट जो है वो काम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, दे आर मोर रिजिलियंट। रिजिलियंट से मुराद ये है कि उनके अंदर बर्दाश्त होती है और वो रिकवर कर जाते हैं। कोई भी शौक हो, कोई भी मिसफॉर्चून हो, तो वो जो है रिकवर करके दोबारा अपनी फॉर्म के अंदर आके दोबारा इस किस्म की दहशतगर्दी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो इसकी आइडियोलॉजी की हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, इसके अंदर रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है, और वो जो है वो रिलीजियस आइडियोलॉजी जैसे मैंने पीछे कहा कि वो डोमिनेंट फैक्टर है, और वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जो इंडिविजुअल टेररिस्ट होता है, वो उसको एज सेक्रेट काम के तौर पे, एक होली वर्क के तौर पे इस्तेमाल करता है, उसको इस्तेमाल करके। और जैसे मैंने उसकी एग्जांपल दी कि 9/11 के वाक़े के अंदर जो है एक बड़ा जो अंसर हमें नज़र आता है वो यही था कि इसमें तालिबान या इसमें अलकायदा, पहले तो बात अलकायदा मौजूद थी, और बाद में तालिबान की शक्ल में हमें अफ़गानिस्तान के अंदर जो है रिलीजियस एलिमेंट के अंदर जो है दहशतगर्दी का इस्तेमाल नज़र आता है। इसके बाद जी हम एक और इसका पहलू देखते हैं कि इसमें जो वैरायटी ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर वैरायटी है, और लेकिन उनकी जो वैरायटी है वो जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो अनक्लियर हैं। या मिसाल के तौर पे वो जो टेररिस्ट हैं अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में अनक्लियर हैं, सही तौर पे वो डिफाइंड नहीं है। उनके जो भी नेशनलिस्टिक या उनके जो भी रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल मोटिवेशंस हैं उसके बारे में वो क्लियर नहीं है। इसी वजह से उनके बारे में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है अमॉर्फस। मुराद ये है कि वो इलीगल हैं, वो कन्फ्यूज़ हैं, वो शेपलेस हैं, वो वेग हैं, वो अनसर्टन है, उनको क्लियर कट आइडियोलॉजीज़ मौजूद नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मजहबी बुनियाद पर तंजीमें मौजूद हैं, तो हर एक का जो है वो जैसे कहते हैं किबला अलहदा है, तो हर किसी का किबला अलहदा है, क्योंकि उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सबके एक जैसे नहीं है। वो क्या चाहते हैं उसके बारे में भी वो क्लियर कट मौजूद आइडियाज़ उनको नहीं है, और इसी तरह उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है कि उनकी आइडियालॉजी क्या है, इसके बारे में वो क्लियर नहीं है। माजी के अंदर हम ओल्ड टेररिज्म के अंदर देखते थे कि उनकी जो आइडियालॉजी बड़ी फिक्स थी, चाहे वो राइट विंग की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो लेफ्ट की शक्ल में हो, या सेपरेट नेशनल मूवमेंट की शक्ल के अंदर हो। इसके बाद जी एक और इसका बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू कि उनका साइज़, जैसे मैंने बताया ओल्ड टेररिज्म के अंदर जो है उनका साइज़ बड़ा लिमिटेड होता था, 50 वो से लेके 200-300 लोगों तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 500 से लेके हज़ारों तक है, वो 4 से 5 हज़ार तक उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। और दो मैं एग्जांपल आपको दूंगा, एक अलकायदा की वजूद है, दूसरा मार्कस जो रेवोल्यूशनरीज थे वो जो है इसको इस्तेमाल करते थे एज ए बिग नेटवर्क के तौर पे, कि वहाँ पे वो उनकी भी तादाद जो है हज़ारों की शक्ल में मौजूद है, और उनका जो नेटवर्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है। इसके बाद इसका एक और जो पहलू है न्यू टेररिज्म का, वो कि यूज़ ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी एंड मोर गुड वेज टू क्रिएट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। इससे मुराद ये है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यही वजह है कि मैंने आपको कहा कि ये जो सुपर टेररिज्म है कि इसमें बेहतरीन से बेहतरीन जो वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी मौजूद है उसका इस्तेमाल करके जो है डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को फैलाई जाएगी और मोर कैजुअलिटी क्रिएट किया जाएगा। कैजुअलिटीज़ का मुराद ये होता है कि अमवात का बायस बनेगी। जैसे मिसाल दी कि एक ही दिन के अंदर चंद घंटों के अंदर जब 9/11 का वाक़या हो तो हज़ारों की तादाद में लोग जो है लुकमा अजल बन गए। तो इससे मुराद ये है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लार्ज पैमाने पर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बनते हैं। फिर इसी तरह एक और जो बड़ी इसी तरह से इम्पॉर्टेंट इसका पहलू ये है कि टेररिस्ट डू नॉट केयर या बॉदर पब्लिक ओपिनियन। माजी के अंदर उनको परवाह थी कि वो पब्लिक ओपिनियन को ख़ातर में लाते थे और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वायलेंस करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। उनका जो वायलेंस है वो महदूद होता था, लेकिन अब जो है वायलेंस जो है वो
अनलिमिटेड है, और उसके साथ वो उनको परवाह ही नहीं है कि कितने लोग मर रहे हैं। उनके अपने ही इलाके के, अपने ही कम्युनिटी के लोग अगर मर रहे हो तो उनको इस बात से परवाह नहीं होती। इसके बाद जी जैसे मैंने बताया कि उनकी जो रिसोर्सेज है वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि क्रिमिनल सोर्सेज का वो इस्तेमाल करके जो है वो वसाइल को अपने लिए जनरेट करते हैं। जैसे हमने न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स देखा, इसी तरह साइबर टेररिज्म जो है वो भी आज की जदीद शक्ल की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे मुराद है कि आज एक किस्म की जो है साइबर वार या एक नेट वार की शक्ल में टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, और वो जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, जैसे मैंने पीछे भी जब साइबर टेररिज्म को एक्सप्लेन किया तो मैंने बताया कि उन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, उस इंटरनेट को, उस जदीद वेबसाइट्स को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जो है मकासद को, वो जो साइबर क्राइम्स की शक्ल में मौजूद होते हैं, हैक किया जाता है, अकाउंट्स को हैक किया जाता है, इंफॉर्मेशन को हैक किया जाता है, वेबसाइट्स को हैक कर दी जाती है, इंपॉर्टेंट डाटा हैक कर लिया जाता है, तो इसकी शक्ल में मौजूद है। तो ये भी एक थ्रेट जो है जदीद दौर की पैदावार है, और माजी की जो दहशतगर्दी जो है उसके अंदर में ये चीज़ नहीं मिलती। इसके बाद और जो टेररिज्म हैज़ बिकम ब्लडियर से मुराद ये कि वो बगैर किसी मोरालिटी के काम करते हैं, बगैर किसी एथिक्स के काम करते हैं, उनको सेंस ऑफ मोरालिटी नहीं है, उनके अंदर जो है वो सेल्फ इमेज की कमी है। यही वजह है कि उनका जो टेररिस्ट एक्ट होता है वो ब्लडी से ब्लडियर होता है, उनका ज़मीर उनको मुलामत नहीं करता, वो बड़े पैमाने पर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बाइस बनते हैं। इसके बाद जी है टेररिस्ट जो हैं वो हैव स्टार्टेड टू अचीव ग्लोबल कैंपेन्स। उन्होंने ग्लोबल लेवल पे कैंपेन्स चलाना शुरू किए। माजी के अंदर ऐसा नहीं था, जैसे मैंने बताया था कि माजी के अंदर जो है वो टेररिज्म था वो लोकल था, वो इलाके की हद तक महदूद था, वो एक मुल्क के अंदर, एक इलाके के अंदर, ख़ास किस्म के इलाके के अंदर। लेकिन आज जो टेररिज्म है वो इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है। यही वजह है उसको ग्लोबल इंसर्जेंसी का नाम दिया गया है। उसका जो स्कोप है वो ट्रांसनेशनल स्कोप है। एक ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक मुल्क के अंदर बैठी तो हो सकता है कि एक ही मौके पर कई मुल्कों के अंदर जो है वो दहशतगर्द हमले कर दे, दहशतगर्दी की जो है वो नेटवर्क को चला रही हो। और अलकायदा की मिसाल हमारे सामने, और मैंने एक और मिसाल दी थी, ये जो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, ये इसकी मिसाल भी हमारे सामने थी कि ये ग्लोबल स्केल के ऊपर जो है वो काम करते थे, और इनकी जो रीच थी वो जो है कई ममालिक, एक ही मौके पर कई ममालिक के अंदर जो है वो मौजूद थी। और यही वजह है कि ये जो इनकी जो नया ग्लोबल इंटरप्राइजेज की शक्ल में अलकायदा सामने आई, तो इनका एक बाकायदा नेटवर्क था, एक बाकायदा बड़े पैमाने पर इनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो बेहतरीन तरीके से जो है अपने जो है मकासद को हासिल करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि उनकी ग्लोबल कैंपेन्स, तो ग्लोबल कैंपेन जैसे दो बार एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो अलकायदा की शक्ल में मौजूद है कि जो दुनिया के अंदर जो एक इस्लामी खिलाफत का निज़ाम कायम करना चाहते थे, तो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मुतासर होकर दुनिया के अंदर एक सोशलिस्ट जो है निज़ाम को लाना चाहते थे, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनकी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी, और अपने वो एजेंडे को हासिल करने के लिए, तो इसका जो एजेंडा था वो ग्लोबल था। इसके अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर जो है ये लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा एजेंडा क्या है, और हम इसको किस तरह हासिल करने की कोशिश करते हैं। गो कि ये लोग अपने एजेंडे के अंदर कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ये जदीद टेररिज्म की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जो है या ट्रांसनेशनल लेवल पे जो है काम किया जाता है। एक और एग्जांपल इसकी जो मैंने आपको देना चाहता हूँ कि क्या मज़ीद क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसके अंदर जो है जैसे मैंने बताया था ओल्ड टेररिज्म के अंदर कि वो उनके गोल्स जो है लिमिटेड हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड हैं। उनके गोल्स जो है वो जो है क्लियर कट हैं, ये अनक्लियर कट हैं। वो निगोशिएशन पे बात करते हैं, ये निगोशिएशन नहीं करते। उनके एम्बिशंस जो है वो लिमिटेड थे, इनके एम्बिशन लिमिटेड भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ग्लोबल इनके एम्बिशंस, और उनके जो एम्बिशंस हैं वो समझ आते हैं, इनके समझ नहीं आते। और वो डील्स करते थे, ये डील्स नहीं करते। वो कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते थे। ये जो मॉडर्न टेररिज्म वाले लोग हैं, दहशतगर्द हैं, ये इसको समझते नहीं हैं इस बात को, और वो कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं करते। फिर मैंने एक और बताया कि इसके अंदर जो है जैसे ओल्ड टेररिस्ट थे वो
दे आर नॉट ब्लाइंडेड बाय हेट करते थे लेकिन नॉट ब्लाइंडेड बाय द हेट। और यही वजह है कि वो नेगोशिएशन भी करते थे, वो बातचीत भी करते थे, उनका जो वायलेंस था वो रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन आज का जो जदीद दौर का न्यू टेररिस्ट की जो वेव चली है, इसके अंदर जो है वो अगर उनको हेट है तो वो उस नफ़रत के अंदर वो अंधे हो चुके हैं और सब अंधे होकर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वायलेंस करते हैं और अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर डेथ और डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस न्यू वेव ऑफ टेररिज्म का, वो ये है कि ये जो इनकी जो अज़ाइम हैं, उनके जो अज़ाइम हैं वो लोकल बेस भी हैं और वो साथ में ग्लोबल बेस भी हैं कि उन अज़ाइम को वो हासिल करना चाहता है। यहाँ पे मैं एक आखिरी बात करता चलूँ इस रिलीजियस टेररिज्म के अंदर, इस मॉडर्न टेररिज्म के अंदर, कि वो जो एथनिक हैट्रेड है इसने जन्म लिया है, ये जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म है इसने जन्म लिया। और इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने पॉलिटिकल और रैशनल एजेंडाज को रिप्लेस कर दिया है। तो ये बुनियादी फ़र्क था कि माजी के अंदर वो जो दहशतगर्द तंजीमें थीं वो किसी न किसी पॉलिटिकल या रैशनल, वो जो अकली तकाज़ों को पूरा करते हुए उनके जो अकली दलाइल के साथ जो बारगेनिंग टेबल के बैठ पे दलाइल के साथ अपने एजेंडे को पेश करते थे, वो जदीद दौर के अंदर वो एजेंडा मौजूद नहीं है। फनेटिक हैं, वो जुनूनी हैं, वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ डिवाइन मोटिवेशन के ऊपर, किसी ख़ास के मिस्टिसिज्म के ऊपर, किसी ख़ास किस्म की अप्रोच के ऊपर जो वो मुतहरक हैं और अपने एजेंडे को पाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने कोशिश की थोड़ी सी आपको समझाने की कि क्या बुनियादी फ़र्क है न्यू वेव ऑफ टेररिज्म के अंदर और ओल्ड वेव ऑफ टेररिज्म के अंदर, कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं जो ओल्ड टेररिज्म का हिस्सा है और कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं जो न्यू टेररिज्म वेव का हिस्सा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी कई सारी बातें, और मैंने काफ़ी मटेरियल आपको सेंड कर दिया है। आप कोशिश करेंगे कि उस मटेरियल को देखें और जो भी आपके जहन में सवाल हों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।